गांव महरौली की शांत रातों में अचानक एक ऐसा डरावना किस्सा फैलने लगा जिसने हर किसी को सहमा दिया। लोग कहते हैं कि एक चुड़ैल रात के अंधेरे में गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से रोती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर बाहर जाता है या तो गायब हो जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है। महरौली गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे और परंपराओं में विश्वास करने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में रातों को एक अजीबोगरीब चीख और रोने की आवाज आने लगी थी। किसी ने बताया कि वह आवाज एक महिला की है जो अपनी दर्दनाक मौत के बाद चुड़ैल बन गई है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह चुड़ैल केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो उसके रोने की वजह जानने की कोशिश करते हैं। भाग वीरेंद्र की जिज्ञासा। वीरेंद्र गांव का एक पढ़ा लिखा युवक इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा से भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों को अफवाह मानता था, लेकिन जब गांव के उसके दोस्त राजू का लापता होना और फिर जंगल में उसकी हालत पागलों जैसी मिलने की घटना हुई तो वीरेंद्र ने सच का पता लगाने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह उस रात जंगल में जाकर रोने की आवाज की हकीकत को सामने लाएगा। जंगल का रहस्य। अमावस्या की रात वीरेंद्र ने एक मशाल ली और पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे सर्द हवा का एक झोंका महसूस हुआ। दूर से एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज और दर्दनाक होती जा रही थी। वीरेंद्र डरते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ा। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला, जिसका चेहरा छुपा हुआ था, पैर के नीचे बैठकर रो रही थी। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? मैं रंभा हूँ। इस गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ अन्याय किया। मेरे बच्चे को मार दिया और मुझे इस पेड़ से बांधकर जलाया गया। मेरे आंसू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं बदला नहीं ले लेती। उसने चुड़ैल से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा और तुम्हारे दोषियों का सच सबके सामने लाऊंगा। चुड़ैल ने वीरेंद्र को एक चेतावनी दी, अगर तुम अपने वादे से मुकरोगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। वीरेंद्र ने गांव लौटकर लोगों से रंभा के बारे में पूछा। उसे पता चला कि कई साल पहले गांव के जमींदार ने रंभा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी हत्या करवा दी थी। वीरेंद्र ने इस सच्चाई को उजागर करने के लिए पंचायत बुलवाई। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई, जमींदार के वंशजों ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने रंभा की आत्मा की शांति के लिए गांव सुतनपुर, एक ऐसा गांव जहां हर तरफ हरियाली थी लेकिन पानी की भारी कमी थी। गांव में केवल एक ही कुआं था जो अब धीरे धीरे सूखने लगा था। लोग उस कुएं पर सुबह से कतार में खड़े रहते थे, लेकिन इस कुएं को लेकर गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं जो इस कुएं पर रात के समय जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव की औरतें पानी भरने के लिए सुबह सुबह कुएं पर इकट्ठा हुईं। उनमें ममता, जो विधवा थी और अपने 2 बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में काम करती थी, हमेशा सबसे अंत में पानी भरती थी। गांव की अमीर औरतें ममता को हमेशा ताने मारती और उसे पानी भरने से रोकती। अरे ममता, तेरा पानी भरने का कोई हक नहीं, पहले हम पानी भरेंगी, फिर तू। चंपा, गांव की दबंग महिला ने गुस्से में कहा। ममता शांत स्वभाव की थी। उसने धीरे से कहा, मुझे खेतों पर जाने में देर हो जाएगी, मुझे बस 2 बाल्टी पानी भरने दो। लेकिन चंपा और उसकी सहेलियों ने उसकी बाल्टी दूर फेंक दी। ममता बेबस होकर रोती हुई घर चली गई। कुएं पर अनहोनी। कुछ दिनों बाद चंपा की सहेली राधा ने रात में कुएं पर किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने गांव में सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने इसे उसका वहम समझा। एक रात चंपा और उसकी सहेलियां राधा और गीता कुएं पर पानी लेने पहुंची।
रात के समय कुआं बेहद डरावना लगता था। चारों तरफ सन्नाटा और केवल झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। तभी कुएं से किसी के कराहने की आवाज आई, पानी, पानी, मुझे मेरा पानी वापस चाहिए। चंपा और उसकी सहेली अंदर गईं। तभी कुएं से एक हाथ निकला और गीता बाल्टी को पकड़ लिया। गीता चीखने लगी, बचाओ, ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। वह हाथ धीरे धीरे गीता को कुएं में खींचने लगा। अगले दिन गीता की लाश कुएं के पास पाई गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि यह उस आत्मा का प्रकोप है जिसे कुएं के पास मारा गया था। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कुछ साल पहले ममता को भी चंपा और उसकी सहेलियों ने पानी भरने से रोकने के लिए धक्का दिया था। ममता का पैर फिसल गया था और वह कुएं में गिर गई थी। गांव वालों ने इसे हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। तभी से राधा का आत्मा चंपा और राधा अब रोज डर के साए में जी रही थी। उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और सपनों में ममता की आत्मा उन्हें दिखाई देती। एक रात चंपा ने राधा से कहा, हमें ममता की आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब उसी का बदला है। राधा ने घबरा कर कहा, अगर वो हमें माफ नहीं करेगी तो क्या होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अंतिम सामना। दोनों औरतें तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। तुमने जो किया है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता है। ममता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसके परिवार के सामने अपने गुनाह कबूल करोगी और उनकी मदद करोगी। हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव में एक पुराना वीरान घर खड़ा था। यह घर सुंदर के दादाजी का था, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका पोता सुंदर शादी के बाद इसी घर में रहे। शादी के 1 महीने बाद सुंदर अपनी पत्नी ऋतु के साथ यहाँ रहने आया। यहाँ की हरियाली और शांति ऋतु को बहुत पसंद आई। एक रात गहरी नींद में डूबी ऋतु की आंख अचानक खुली। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और सुंदर को जगाया। सुनिए, बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही है, सुनिए ना। सुंदर ने आलस्य भरी आवाज में कहा, तुमने कोई सपना देखा होगा, इतनी रात कौन रो सकता है? लेकिन तभी सुंदर के कानों में भी वही आवाज पड़ी। दोनों अचंभे में थे। यह आवाज सच में आ रही है, लेकिन कौन हो सकता है? सुंदर ने कहा। ऋतु ने डरते हुए कहा, बाहर मत जाइएगा, हमें सो जाना चाहिए। अगले दिन सुंदर ने गांव के बुजुर्ग हरिकृष्ण काका से इस बारे में बात की। काका, कल रात हमने किसी के रोने की आवाज सुनी, क्या आपने कुछ सुना? हरिकृष्ण काका हंसते हुए बोले, बेटा, यह तुम्हारा वहम है। जंगलों के बीच रहते रहते दिमाग ऐसी आवाजें गढ़ लेता है। कोई जानवर रहा होगा। लेकिन सुंदर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कई और गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। 4 दिन बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार सुंदर ने फैसला किया कि वह खुद देखेगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। लालटेन लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे देखा। वह जोर जोर से रो रही थी। तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुंदर ने पूछा। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम कोमल है। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वे मेरी शादी के खर्चे से बचना चाहते हैं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। सुंदर को उस पर दया आ गई। चिंता मत करो, चलो मेरे घर चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब सुंदर ने कोमल को घर लाया तो ऋतु को यह पसंद नहीं आया। आप इस लड़की को घर में क्यों लेकर आए हैं? हम उसे नहीं जानते, ऋतु ने गुस्से में कहा। सुंदर ने कोमल की कहानी बताई और कहा, यह मेरी बहन जैसी है, हमें इसे कुछ दिनों के लिए सहारा देना चाहिए। ऋतु को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह चुप हो गई। पर चीजें जल्द ही अजीब होने लगी। जिस दिन से कोमल घर में आई, वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बत्ती बिना कारण जल बुझ जाती। एक दिन ऋतु ने देखा कि कोमल अजीब हरकत करने लगी है। ऋतु को डर लगने लगा। वहां से भागी ऋतु ने सुंदर से कहा, यह लड़की सामान्य नहीं है। कल इसके हाथ में चोट लगी थी और आज जख्म बिल्कुल भर चुका है। और यह भगवान की फोटो से इतना क्यों डरती है? ऋतु ने कोमल पर नजर रखना शुरू किया। एक रात ऋतु ने देखा कि कोमल अजीब आवाजों में कुछ बुदबुदा रही है। उसके चारों ओर हवा जैसे ठहर गई हो। ऋतु के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन ऋतु ने गांव के एक बुजुर्ग से यह बात बताई।
गंभीर होकर कहा, बेटा, वह लड़की इंसान नहीं लगती, वह आत्मा हो सकती है। यह घर भी वीरान था और यहाँ कई पुराने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। आखिरी रात, उस रात ऋतु और सुंदर ने कोमल पर नजर रखी। आधी रात को उन्होंने देखा कि कोमल कमरे से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही है। सुंदर और ऋतु उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि कोमल पेड़ के नीचे किसी के साथ बात कर रही है। वह एक साया था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सुंदर ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? कोमल ने मुड़कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा और उनके बीच का मामला है। अब तुम नहीं बचोगे। कोमल की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। ऋतु ने पास के मंदिर से लाई हुई हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू की। कोमल जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने बताया कि कोमल नाम की एक लड़की कुछ साल पहले जंगल में मारी गई थी। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही थी। सुंदर और ऋतु ने गांव के मंदिर में हवन करवाया और कोमल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास स्थित था। गांव का नाम था रानीपुर। रानीपुर अपने आप में बेहद शांति का प्रतीक था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सा डर भी छिपा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही इस जंगल में कोई न कोई अदृश्य शक्ति जाग जाती है। कोई उस रहस्यमय शक्ति का सामना नहीं करना चाहता था और इसलिए रात को गांव वाले अपने अपने घरों में ही बंद हो जाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का भी था जिसका नाम था राजू। वह बहुत ही साहसी और दिलेर था। राजू के लिए इस डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात के समय उस जंगल में जाएगा और यह रहस्य उजागर करेगा। राजू के दिमाग में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या सचमुच कुछ अजीब होता है उस जंगल में, या फिर यह सब सिर्फ गांव वालों का डर था। राजू ने अपनी योजना बनाई और एक रात वह जंगल में दाखिल हो गया। उसे जंगल का वातावरण बेहद रहस्यमय लगा। पेड़ पौधे जैसे उसकी तरफ घूर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के अंधेरे में जैसे ही राजू ने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने इधर-उधर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। जंगल में वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी महिला की थी जो दर्द से, राजू, ओ राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लोगों के बातों में आकर कहीं मैं फंस तो नहीं गया यार। मुझे तो अभी सही बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में कोई रहता भी है या नहीं? क्यों मैं मरने आ गया यहाँ पे? पता नहीं आगे क्या होगा। अब यहाँ से मैं बच के पाऊंगा, निकल जाऊंगा या नहीं? अरे ये क्या, ये तो आवाज़ें भी बंद हो गई यार। अब क्या? पता नहीं, इसके अंदर कुछ न कुछ तो है, तभी ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अभी जब आ ही गया हूँ तो अंदर चल के देखता हूँ यार। मरना है तो लड़के मरो, ऐसे क्यों मरना यार? चल देखता हूँ। अरे यार, यहाँ कोई रहता भी है या सालों से तो बंद लगता है पड़ा है यहाँ पे? कोई है ही नहीं। अरे कोई है? कोई है भाई? कोई है तो बता दे हमें। कोई है? कोई है कि नहीं? अरे आ गया तू, बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। अब आया है तू। आज से 20 साल पहले तूने मुझे मारा था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया है। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बड़े टाइम के बाद पकड़ में आया है तू। अरे कौन है तू? अरे भला मैं तुझे क्यों मारने लगा?
मैं क्यों मारूंगा तुझे? अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल की है। अब तो 25 साल पहले की बात कर रही है। मैं क्यों मारूंगा तुझे? 25 साल पहले राजा विक्रम सिंह का बिगड़ा हुआ औलाद राजवीर था, जो तूने मेरे साथ बहुत ही जबरदस्ती करा। मना करती रही, तू नहीं माना और मुझे इसी हवेली में लाकर दफना दिया। इसलिए तुझे मैं यहाँ तक बुला कर लेकर आई हूँ। तो क्या सोच रहा है कि तू अपनी मर्जी से आया है? नहीं, मैं तुझे यहाँ तक बुलाएगा। अब वही करूँगी तुम्हारे साथ जो तूने आज से 25 साल पहले हमारे साथ किया। बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी तूने मुझे, अब तो नहीं बचेगा। अरे तू जो सोच रही है वो मैं नहीं हूँ बाबा। क्यों मुझे परेशान कर रही है? छोड़ दे मुझे, जाने दे। मैं वो नहीं हूँ जो तू सोच रही है। तुझसे कुछ गलती हो रही है। अरे छोड़ दे मुझे, कि हवा में लटका रखी है। मारेगी क्या मुझे? छोड़ दे भाई, यूं हवा में मत लटका। तूने मुझे छोड़ा था जो मैं तुझे छोड़ दूं? इतनी बार कहती रह गई मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे मरना नहीं। तूने एक बार भी सुनी हमारी बात? तू तो हमें मार ही डाला। मैं कैसे सुनूं तेरी बात? अब मौत का डर कैसा होता है मैं तुझे दिखाऊंगी। तुझे पता चलना चाहिए डर क्या चीज होती है। मरने से पहले पहले तू डरना सीख जा। डरेगा तो अब मरेगा। Kenapa tak tidur lagi, ha?